नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। धामी कैबिनेट की बैठक है आज और कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। दोपहर 1 बजे होनी है कैबिनेट की बैठक। नगर निकायों में आरक्षण के लिए संशोधन पर भी चर्चा संभव। विभागों में बजट खर्च करने पर भी हो सकती है चर्चा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। दोपहर 1 बजे ये कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कई अहम प्रस्ताव आ सकते हैं और कई अहम प्रस्तावों पर मोहर भी लग सकती है। नगर निकायों में आरक्षण के लिए भी संशोधन पर चर्चा संभव है। ऐसे में विभागों के बजट खर्च करने पर भी आज चर्चा हो सकती है। तो आज की बैठक काफ़ी अहम भी है। लोकसभा चुनाव के बाद ये धामी की पहली कैबिनेट है और ऐसे में तमाम बड़े विषय आज आने की संभावना भी है और कई अहम प्रस्तावों पर आज मोहर भी लग सकती है। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है? आज धामी कैबिनेट बैठक होनी है, किस तरह के प्रस्ताव आ सकते हैं बैठक में, किस तरह की चर्चा संभव है? जी, बिल्कुल वो शायद धामी कैबिनेट की ये लोकसभा चुनाव के बाद अब पहली मीटिंग है, क्योंकि इससे पूर्व जो धामी कैबिनेट की बैठक हुई थी वो आचार संहिता लगने से पहले हुई थी और उस समय वित्तीय वर्ष 2024-25 जो है वो शुरुआत हुआ था और उसमें विभागों में जो है बजट आवंटित किया गया था। लेकिन ये बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार ने प्रत्येक विभाग में बजट खर्च करने के लिए 100 दिन का लक्ष्य रखा है और 100 दिन की योजना बनाई जानी है। इसके साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क में किस प्रकार से विभागों में बजट आवंटित हो, किस प्रकार विभाग उन बजटों को खर्च कर सके, इसके लिए एक बेहद चर्चा महत्वपूर्ण ये बैठक है। इसी के लिए, इसी के साथ ही खाद्य सुरक्षा योजना है, उसके लिए भी इसमें चर्चा होनी है। तो ऐसे तमाम जो जनता से जुड़े तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनमें इस बैठक में चर्चा होनी है। और साथ ही कहीं न कहीं जो है बजट खर्च करने का, क्योंकि 100 दिन का लक्ष्य सरकार ने रखा है, वो एक महत्वपूर्ण पहलू आज की बैठक में बन जाएगा। और इससे भी कहीं न कहीं जो है प्रदेश भर की जो जनता है उसकी निगाहें इस बैठक की ओर है कि किस प्रकार से जनता जो सरकार जो है आज की इस कैबिनेट की क्या अहम फैसले आएंगे और कौन से फैसले जो होंगे वो प्रदेश भर के पक्ष में होंगे, जनता के पक्ष में कौन से फैसले आज देखने को मिलेंगे। क्योंकि हिमांशु, ये लोकसभा चुनाव के बाद पहली कैबिनेट बैठक भी है, क्योंकि 3 बार हैट्रिक लगाने के बाद आज ये बैठक भी हो रही है। और तो ऐसे में क्या माने, क्या प्रदेश हित में कुछ ऐसे फैसले भी आ सकते हैं, कुछ ऐसे बड़े फैसले भी आ सकते हैं जो आने वाले समय में राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि बनकर के सामने आएंगे? जी, बिल्कुल बेशक, क्योंकि लगातार पीएम मोदी हों, चाहे सीएम धामी हों, लगातार इस बात को कहते हैं कि 21वीं सदी का जो तीसरा दशक होगा, वो उत्तराखंड का दशक होगा। और राज्य गठन के जब 25 वर्ष पूर्ण होंगे, तो उत्तराखंड विकसित राज्य के रूप में विकसित होगा। इसके लिए लगातार सरकार पहल कर रही है, अनेक योजनाएं चल रही है, विभागों के साथ लगातार मंथन किया जा रहा है। और कहीं न कहीं और ये इस बैठक में इस बार ये विषय एक अहम पहलू है। ये देखने लायक बात है कि विभागों को जो बजट खर्च करने का 100 दिन का लक्ष्य मंत्री देंगे और कि मंत्रियों के आदेश के बाद 100 दिन के अंतर्गत विभागों को अपने बजट को खर्च करना होगा। तो ये कहीं न कहीं महत्वपूर्ण बैठक है और इसके साथ ही राज्य विकास के लिए कहीं न कहीं अहम ये बैठक बन जाती है। और राज्य के विकास से वो ये तमाम सौगातें जो है आज प्रदेश की जनता को मिल सकते हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, पेयजल के क्षेत्र में हो, विद्युत आपूर्ति के क्षेत्र में हो, तमाम सौगात आज प्रदेश भर की जनता को मिल सकती है। इसके लिए कहीं न कहीं वाक़ई में अहम ये बैठक हो जाती है, क्योंकि केंद्र में धामी की सीएम पीएम मोदी की अध्यक्षता में जिस प्रकार से एनडीए की सरकार का गठन हुआ है और अब कहीं न कहीं ये बैठक है, तो ये कहीं मायने में अहम पहलू इस बैठक के निकलेंगे। और देखने वाली बात होगी कि जब बैठक समाप्त होगी उसके बाद क्या फैसले निकल कर आएंगे, कौन से फैसले राज्य के विकास को गति प्रदान करेंगे। हिमांशु, क्योंकि देखिए जिस तरह से मानसून भी दस्तक दे चुका है, चारधाम यात्रा भी चल रही है और ऐसे में कई तरह के आरोप भी विपक्ष उठाता रहता है, लगाता रहता है। तो क्या ऐसे में कुछ ऐसे चीज़ें भी निकल कर के कैबिनेट में सामने आ सकती हैं जो विपक्ष के लिए एक ऐसा हो कि उनको भी लगे कि हाँ भाई, राज्य सरकार ने इस तरह की पहल की है जिस पर उनका भी मुंह बंद हो? जी, बिल्कुल विकास के चारधाम यात्रा के लिए सीएम धामी लगातार तत्पर हैं। मानसून सीजन सत्र आने से पहले ही लगातार उच्च अधिकारियों की बैठक हो, चाहे मुख्य सचिव राधा रतूड़ी हो, गढ़वाल आयुक्त विजय शंकर पांडे हो, तमाम ऐसे आला अधिकारी हैं जिनके साथ सीएम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे और बैठक कर रहे थे। और ये निर्देश सीएम ने दिए थे कि मानसून हर बार को नई चेतावनी उत्तराखंड के लिए लेकर आता है और उनसे पुराने अनुभवों से हमको सीखने की जरूरत है। इसके लिए लगातार अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे और आज की बैठक में भी ये अहम
पहलू होगा, क्योंकि मानसून, ये लोकसभा चुनाव के बाद जहां ये पहली कैबिनेट बैठक है, वही मानसून सत्र का आगमन हो उत्तराखंड में हो गया है। प्री मानसून ने उत्तराखंड में दस्तक दे दी है, तो मानसून सत्र से भी से पहले ये एक अहम कैबिनेट बैठक, और ऐसे में चार धाम यात्रा का संचालन हो, वन अग्नि पर रोकथाम हो, चाहे प्रदेश में आपदा प्रबंधन हो, किस प्रकार से बाढ़ भूस्खलन आदि पर नियंत्रण हो, रेस्क्यू अभियान किस प्रकार से चलाए जाए, उसको लेकर भी अहम चर्चा होगी। इसके साथ ही चार धाम यात्रा में किसी प्रकार की जान माल की हानि ना हो, उसको लेकर भी ये बैठक आज अहम है, और इसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चाएं होने की जो है संभावना है इसी बैठक में। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में पांचों ही लोकसभा सीटों पर हार के बाद अब कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है। केंद्र में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद अब उत्तराखंड में भी हार की वजहों पर मंथन किया जा रहा है। उत्तराखंड में पीएल पूनिया और रजनी पाठक को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट का कहना है कि चुनाव के बाद हार की वजहों पर मंथन होता है। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे पर्यवेक्षक जल्द ही उत्तराखंड पहुंचेंगे और यहां मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर संगठन को किस तरह से मजबूती प्रदान की जाए, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद राजनीतिक दलों में हार और जीत की समीक्षा होती है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और राष्ट्रीय स्तर पर CWC की मीटिंग हो चुकी है, उसमें पूरे देश के चुनाव के परिणामों पर समीक्षा हो चुकी है। बारी राज्यों की है और केंद्रीय नेतृत्व ने जिन राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन अपेक्षा के विपरीत रहा है, वहाँ समीक्षा करने का निर्णय लिया है और उसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो है पर्यवेक्षकों की घोषणा की है। उत्तराखंड के लिए पीएल पूनिया और रजनी पाटिल जी को पर्यवेक्षक बनाया गया है। बहुत जल्दी वे उत्तराखंड का दौरा करेंगे और यहाँ सभी जो है पूर्व विधायकों से, वर्तमान विधायकों से, जिला अध्यक्षों से, नगर अध्यक्षों से, वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से, पीसीसी और एआईसीसी के सदस्यों से मुलाकात करेंगे और जो भी फीडबैक कार्यकर्ताओं का मिलेगा, निश्चित तौर पर वो रिपोर्ट बना करके केंद्रीय नेतृत्व को देंगे। और अरुण सैनी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं कांग्रेस की, और पर्यवेक्षक भी पहुंच रहे हैं उत्तराखंड में? जी सर, बिल्कुल लोकसभा चुनाव जो हुआ उत्तराखंड के अगर खासतौर पर बात की जाए तो उत्तराखंड की पांचों ही लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, जिसको लेकर पूरा चिंतन मंथन पार्टी का चला है। दिल्ली में भी बैठक हुई, वहां पर भी विचार विमर्श किया गया। प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो भी मौजूद रहे थे। इसके बाद जो है अब हार की समीक्षा करने के लिए पर्यवेक्षक भी तैनात किए गए हैं। रजनी पाठक और पीएल पूनिया को जो है उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी गई है। वो उत्तराखंड में जो हार के कारण रहे हैं उन्हें तलाशेंगे, क्या कुछ हार के कारण रहे हैं, क्या कुछ वजह रही है हार की। तो इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी और जल्दी वो उत्तराखंड में आएंगे, यहाँ पर बैठक करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष, महिला प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और जो एआईसीसी के सदस्य हैं, पीसीसी के सदस्य हैं, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और ऐसे में जो है क्या कुछ कारण रहे हैं हार में, कहाँ पर पार्टी की चूक रही है, किस विधानसभा के पर्यवेक्षक तैनात किए गए थे उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है, प्रभारियों की परफॉर्मेंस क्या रही है, बूथ अध्यक्ष जो है उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है। तो इन तमाम विषयों को लेकर जो है इस बैठक में समीक्षा की जाएगी और जो हार के कारण है उन कारणों को कांग्रेस पार्टी तलाशेगी और आगे भविष्य में संगठन को उन जो गलतियां हुई है उन गलतियों को किस तरीके से दूर किया जाए और भविष्य में संगठन को किस तरीके से मजबूती प्रदान की जाए, बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया जाए, तो इसको लेकर पूरा विचार विमर्श होगा। तो वही उपचुनाव भी है और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर, उन्होंने विधानसभा सीट दोनों सीटों पर उपचुनाव है और 10 जुलाई को मतदान होगा, 13 जुलाई को मतगणना होगी। तो ऐसे में उपचुनाव की भी तैयारियां जो है पार्टी की वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी कहाँ पर लगनी है, किसी की बूथ की जिम्मेदारी है, बूथ स्तर तक पार्टी को किस तरीके से मजबूत करना है, तो इसको लेकर के पूरा विचार विमर्श किया जाएगा और उपचुनाव की जो तैयारियां है वो भी यहाँ से परखी जाएगी और जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं वो तैयारियों को भी परखेंगे और संगठन को जो है दिशा निर्देश देने का काम भी करेंगे कि उपचुनाव में किस तरीके से पार्टी को तैयारी करनी है, किस तरीके से उपचुनाव लड़ना है, कैसे प्रचार प्रसार, ऐसे ही तमाम विषयों को लेकर जो है वो इसकी तैयारियों को परखेंगे और साथ ही साथ किसी देखा जाए तो कांग्रेस के लिए जो चुनाव है काफी अहम चुनाव माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी है और तीसरी बार पांचवी लोकसभा सीटों को कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। तो वही जो है आने वाले समय में जो है 2025 विधानसभा चुनाव भी होना है,
तो उसकी नींव भी कहीं न कहीं यहाँ से रखी जाएगी, क्योंकि 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी इन दोनों ही सीटों को जीतकर 2027 की जो नींव है, जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनमें उत्साह मिले, उनको 2027 में वो काफ़ी उत्साहपूर्ण तरीके से चुनाव लड़ सके, निकाय चुनाव भी हैं। हम्म। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए अहम है, तो कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में कोई भी कोलकाता नहीं छोड़ना चाहती, जिसको लेकर तमाम जो है कांग्रेस पार्टी काफी उत्साह में दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं तक सब एकजुट जो है इन चुनाव के लिए नजर आ रहे हैं। और जब साथ मिलकर देखा जाए तो पूरी कांग्रेस पार्टी जो फोकस है इन चुनाव की तैयारियों में जुटी है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालु दूर दूर से स्नान के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं, जहां उन्होंने हर की पैड़ी पर गंगा में आस्था की डुबकी भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ अलर्ट मोड पर है। बता दें कि ज्येष्ठ पूर्णिमा भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन का व्रत रखने से सुख शांति का वरदान मिलता है। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, किस तरह की तैयारियां भी आज देखी जा रही है और हाल फिलहाल में किस तरह की भीड़ हर के पैड़ी पर है, किस तरह से यात्री जो हैं पहुंचे हुए हैं अभी हाल फिलहाल में? बिल्कुल देखिए विशाल, आज ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा है और सुबह से ही जो श्रद्धालु है वो लाखों की संख्या में पहुंचकर गंगा स्नान करने लगे थे। और मान्यता है कि आज के दिन मां गंगा में स्नान करने से, दीपदान करने से यहाँ पे तमाम जो पाप होते हैं उनकी मुक्ति हो जाती है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और सूर्य नारायण भगवान की अति कृपा होती है। तो सुबह से ही हमने देखा कि लगातार श्रद्धालु 4 बजे से ही हर की पौड़ी के साथ साथ जो अन्य घाट है वहां पर पहुंचकर गंगा स्नान करने लगे। तो स्नान को लेकर यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है वो भी मुस्तैदी से अपना कार्य कर रहे हैं। हमने देखा कि सुबह से ही हरिद्वार एसएसपी और जिलाधिकारी के द्वारा गश्त की जा रही है, किसी तरह की कोई घाटों पे दिक्कत ना हो उसको लेकर तमाम घाटों पर जल पुलिस को लगाया गया है। क्योंकि अक्सर देखने में आते हैं कि गंगा स्नान के दौरान डूबने जैसी स्थिति हो जाती है, कई लोग गंगा के तेज भाव में बहा जाते हैं, तो उसको लेकर यहाँ पे जो है जल पुलिस को लगाया गया है। और यहाँ पे कई गोपनीय टीम होती है पुलिस की, वो भी अपना काम कर रही है लगातार। यहाँ पे डॉग स्क्वाड, बम दस्ता और तमाम जो अन्य टीम है पुलिस की, एलआईयू वो सहित यहाँ पे घाटों पे गश्त कर रही है लगातार। हमने देखे कि जब गंगा स्नान होता है तो ऐसे में कहीं न कहीं जो स्थानीय लोग होते हैं उनको काफी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जाम लग जाता है। तो उसको यहाँ स्थानीय लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो तो उसको लेकर प्रशासन के द्वारा अलग से एक रोड मैप तैयार किया गया। तो लगातार हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हाईवे होते हैं, हाईवे के ऊपर जो हैवी ट्रैफिक होता है उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रखा जाता है जब स्नान का समय होता है। यहाँ पे कई दिन पहले से प्रशासन इसकी तैयारियों में जुटा हुआ था विशाल। और लगातार ही ट्रैफिक पुलिस बल को भी सड़कों पर लगाया गया, क्योंकि हमने देखा कि बीते गंगा दशहरे के दिन जब यहाँ पे जो तमाम श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे थे तो कहीं न कहीं उनको काफी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ा था। यहाँ पे करीब 6 से 7 घंटे तक उनको जाम में फंसना पड़ा था, क्योंकि कहीं न कहीं जो पुलिस का रोड मैप था वो फेल होता है यहाँ पे दिखाई दिया था। और ये भी कहा जा सकता है विशाल की जिस तरीके से प्रशासन ने ये अनुमान नहीं लगाया था कि यहाँ पे गंगा दशहरे पर इतने अधिक श्रद्धालु गंगा स्नान करने को यहाँ पे आ जाएगी, तो उसको देखते हुए कहीं न कहीं जिस तरीके से अब प्रशासन ने तैयारियां की गई है तो वो काफी बेहतर दिखाई दे रही है। सड़कों के ऊपर बहुत ज्यादा जाम नहीं है। यहाँ पे लगातार हम देख रहे हैं कि अब कावड़ मेला भी आने वाले, तो कावड़ मेले को भी यहाँ पे प्रशासन का लगातार जो है की दिक्कत ना हो स्थानीय लोगों को, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तहसील बड़कोट के थोलिंगा गांव के लोग बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हैं और दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग ने जो स्रोत चयन किया है उसमें गांव के लिए पर्याप्त पानी नहीं है। विभाग को सही स्रोत का चयन करने की जरूरत है। बता दें कि पानी के स्रोत का जो चयन है वो मुनोगी नामे तोक से है और ग्रामीण घोसगाड़ा तोक से स्रोत की मांग कर रहे हैं।
ग्रामीणों ने बताया है कि विभाग की ओर से ग्रामीणों को के लिए लिखित भी शिकायत की गई थी और ऐसे में ग्रामीण अब काफी परेशानियों का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। विशेष समस्या हमें पानी की है, जो 1 महीने से हमें पानी नहीं मिल रहा। पूरे गांव वाले परेशान है और हमें घोसुगाड़ा से पाइपलाइन मिलना चाहिए। और आपने देखा कि जिस तरह से लोगों को पानी की किल्लत का सामना भी करना पड़ा। आगे बढ़ेंगे। अक्सर आपने म्यूजिक की धुन पर लोगों को डिस्को करते हुए ज़रूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी किसी सरकारी स्कूल को किसी भूमि माफिया के इशारों पर डिस्को करते देखा है? अगर नहीं तो आज हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा सरकारी स्कूल जो अपनी वर्तमान स्थिति से बिना परमिशन के इधर उधर डिस्को करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। नैनीताल के रामनगर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय तुमड़िया खत्ता नाम का सरकारी स्कूल एक ऐसी माफिया के चंगुल में फंस गया है जिसके ऊपर वन विभाग की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के कई मामले दर्ज हैं और अब वन भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए सरकारी स्कूल को अपने शतरंज का मोहरा बनाया हुआ है, जो धीरे धीरे जंगल के हरे पेड़ पौधों को नष्ट कर सरकारी स्कूल को वर्तमान स्थिति से खिसकाता रहा है। आरोप है कि धीरे धीरे जंगल की संपत्ति पर स्कूल के नाम पर अवैध कब्जा करने में लगा है। तुमड़िया खत्ता है, वहाँ पर जो गुज्जर हैं उनके खेत में ये लगा हुआ था बता रहे हैं, और उसको शिफ्ट करने की सूचना अभी मिली है हमको। अब देखते हैं उसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर इस तरह से वो बार बार अतिक्रमण के लिए स्कूल का उपयोग कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। इस पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल में एक पत्र जो है खंड शिक्षा अधिकारी को भेज करके उनसे उसकी वास्तविक स्थिति से अवगत होते हैं। उसके बाद जो भी कार्रवाई इसमें होगी तो जरूर। हैरानी की बात है कि जिनके कंधों पर क्षेत्र के स्कूलों की जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदार अधिकारियों को दफ्तर में बैठकर किसी भी घटना के कानों कान खबर नहीं लगती, या यूं कहें कि खबर होने के बाद भी बेखबर हो जाते हैं। इस माफिया के खिलाफ शिक्षा विभाग के अधिकारियों की कलम में स्याही तक नहीं बची है कि ऐसे माफिया के खिलाफ कुछ कार्रवाई की जाए। रामनगर के खंड शिक्षा अधिकारी से जब पूछा गया कि मामला क्या है तो उन्होंने मीडिया के सवालों पर कहा कि आप लोगों से ही जानकारी मिली है, यानी कि शिक्षा विभाग के अधिकारी शुभ मुहूर्त का इंतजार करके कार्रवाई की बात कर रहे हैं। मेरे को तो जानकारी नहीं है, आप ही से जानकारी मिल रही है। अभी तो विद्यालय बंद चल रही है, ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है, तो जैसे ही स्कूल खुलता है मैं स्वयं भी विजिट करूंगा उसमें। अगर ऐसा है तो, चूंकि वो बंद खत्तों में, तुमड़िया डैम खत्तों में ही स्कूल है, तो विद्यालय के नाम तो जमीनें है नहीं उसमें, तो इसमें जांच करने के उपरांत ही मैं कुछ कहने की स्थिति में होऊंगा क्या है वास्तव। तो आप सिर्फ मुझे अभी बता रहे हैं, ना ही मेरे प्रधानाध्यापक ने कोई शिकायत की है इस टाइप की। तो जैसा आप बता रहे हैं मेरे संज्ञान में अब ये मैटर आया है, तो जैसे ही विद्यालय खुलते हैं जुलाई में, मैं बात करूंगा संबंधित प्रधानाध्यापक से भी और अभिभावकों से भी, जाकर के मैं स्वयं भी विजिट कर लूंगा, और जो भी उसमें विधिवत कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। नहीं भाई, ऐसा नहीं कार्रवाई होगी सर, मैंने बोल तो दिया ना, जो भी विधिवत कार्रवाई होती है वो की जाएगी। इतना ही नहीं, इस माफिया के आगे शिक्षा विभाग के अधिकारी ही नतमस्तक नहीं, बल्कि वन विभाग के क्षेत्रीय रेंजर भी इस पर कार्रवाई करने पर असमर्थ नजर आ रहे हैं, जिस पर अब तराई पश्चिमी डिवीजन के डीएफओ प्रकाश चंद आर्य ने एक्शन लिया है और शिक्षा विभाग को नोटिस देने की तैयारी में जुट गए हैं। डीएफओ प्रकाश चंद आर्य का कहना है कि मेरे संज्ञान में मामला जैसे ही आया, मैंने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए और अब शिक्षा विभाग को नोटिस देकर पूछा जाएगा कि सरकारी स्कूल कैसे हमारी सरकारी संपत्ति में डिस्को कर रहा है। व्यक्ति वास्तव में अपराधी प्रवृत्ति का है और इसके वन विभाग की ओर से भी कई मुकदमे इसमें दर्ज हैं और जो है लगातार इसके खिलाफ कार्रवाई की जो है फील्ड से मांग आती जा रही है, तो हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी ही इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा अधिक अतिक्रमण भी किया है, तो उस अतिक्रमण को भी खाली कराने की कार्रवाई अतिशीघ्र जो है सामने आएगी। तो ये स्कूल का जो मैटर है इसको हम लोग देखते हैं कि इस तरह से इसने कैसे स्कूल की आड़ लेकर के अतिक्रमण कर रहा है, ये भी देखने हैं।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों की कलम सरकारी स्कूल की आड़ में भूमि जिहाद करने वाले माफियाओं के खिलाफ न चलना कई प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का कंट्रोल शिक्षा विभाग पर नहीं है या फिर मुख्यमंत्री के आदेश को शिक्षा विभाग हवा में उड़ा देते हैं। सवाल यह है कि सरकारी विभाग के स्कूल और सरकारी विभाग की संपत्ति को मनमाने तरीके से नुकसान पहुंचाने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने से क्यों विभाग के अधिकारी नतमस्तक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड में विधानसभा की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के नेता हर एक मुद्दे पर सोच समझकर बयान दे रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि किसी भी मुद्दे पर दोनों पार्टियों के प्रवक्ता आमने सामने हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। सतपाल महाराज भी उसी लहजे में काम कर रहे हैं जैसे कांग्रेस में थे। आज भी उनको सड़कों की चिंता है, चौड़ीकरण की चिंता है, बरसात की चिंता है। ये अच्छी बात है। लगता है अभी कांग्रेस का आदमी अंदर जिंदा है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने राज्य के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की थोड़ी तारीफ क्या कर दी कि सत्ताधारी बीजेपी के प्रवक्ता ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को निशाने पर ले लिया। प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर करण माहरा भी अपने अंदर के इंसान को जिंदा रखते तो कांग्रेस पार्टी खाली नहीं होती। कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा हैं, वो अगर अपने अंदर के इंसान को जिंदा रखते तो कांग्रेस इस तरीके से खाली नहीं होती। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया के बातचीत में कहा कि सतपाल महाराज में आज भी कांग्रेस पार्टी का इंसान जिंदा है। यही वजह है कि भाजपा सरकार में वो सड़कों को लेकर चिंतित है, सड़कों के चौड़ीकरण की बात कर रहे हैं, प्रदेश के विकास की बात कर रहे हैं और यह कांग्रेस पार्टी ही है कि उसके नेता कहीं भी रहें वो विकास की बात करते हैं। फिलहाल कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान को लेकर कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। पृष्ठभूमि के मंत्री हैं, वो ना मीटिंग ले रहे हैं, ना वो कोई कार्यक्रम दे रहे हैं, चाहे वो कोऑपरेटिव घोटाला हुआ हो चाहे दूसरा हो। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि जब कोई कांग्रेस पृष्ठभूमि का, जिसने कांग्रेस की पाठशाला में शिक्षा दीक्षा ली है, उसका ध्यान विकास की ओर हो ही जाता है। और सतपाल महाराज भी उसी लहजे में काम कर रहे हैं जैसे कांग्रेस में थे। आज भी उनको सड़कों की चिंता है, चौड़ीकरण की चिंता है, बरसात की चिंता है। ये अच्छी बात है। लगता है अभी कांग्रेस का आदमी अंदर जिंदा है। करण माहरा के इसी बयान पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर करण माहरा भी अपने अंदर के इंसान को जिंदा रखते तो कांग्रेस पार्टी खाली नहीं होती। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पूरी कैबिनेट उनके साथ काम कर रही है और उत्तराखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, उसमें कांग्रेस अपना श्रेय न ले। अब जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में पूरा कैबिनेट उनके साथ में काम कर रहा है, सहयोग कर रहा है और जो विकास को आगे बढ़ा रहा है, उसमें वो अपना श्रेय ना ले, वो हमारे मंत्रियों का जो कार्य है उनका श्रेय लेना बंद करें और अपनी कांग्रेस पर ध्यान दें। धामी सरकार के मंत्री सतपाल महाराज कई विभागों के मंत्री हैं और मौजूदा वक्त में जिस तरह से पेयजल समस्या से लेकर सड़कों की तस्वीरें प्रदेश में आ रही हैं, उसमें कहीं ये नहीं दिखता कि इन समस्याओं को लेकर मंत्री गंभीर हैं। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का मंत्री की तारीफ करने के पीछे क्या सोच है, ये तो वही जानते होंगे। लेकिन राज्य के ग्रामीण इलाकों की सड़कों के हाल बेहाल है। ज्यादातर इलाकों में पेयजल समस्या मंत्री की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।